हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, क्योंकि तारीख है आज 5 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो है कोअर्जन एज कन्वर्जन, उसके बाद पेरिल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप, नेक्स्ट justice rendered but only incompletely, and in the last we will discuss India and Australia from divergence to convergence। चलिए वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है कोअर्जन एज कन्वर्जन, अर्थात रूपांतरण के रूप में जबरदस्ती। दोस्तों, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो भी हिंदी ट्रांसलेशन में यहां पर लिख रहा हूं सब में गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो कहीं पर अगर भावार्थ शब्दार्थ की भिन्नता अगर होती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दीजिएगा, मैं उसको आगे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो पहला जो आर्टिकल है कोअर्जन एज कन्वर्जन, बेसिकली रूपांतरण के रूप में जबरदस्ती। इसमें बात कही जा रही है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन, अर्थात यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान को चिकित्सा हस्तक्षेप अथवा चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये जो पूरा आर्टिकल है ये इर्द गिर्द घूम रहा है LGBTQIA+ कम्युनिटी के अधिकारों की बात कर रहा है, जिसमें अभी लेटेस्ट नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जो कन्वर्जन थेरेपी होती है उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में बताया गया है। साथ ही साथ में जो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा स्टेट मेडिकल काउंसिल को अधिकार दे दिया गया है कि वो जो दंडात्मक जो कार्रवाई है वो कर सकता है यदि इनके द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी उल्लंघना होती है। आगे आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और जो एसेक्सुअल या दूसरे ओरिएंटेशन के जो लोग होते हैं, कई बार बाल्यावस्था अथवा उनके जो युवा अवस्था होती है उसमें उनके जो जेंडर प्रेफरेंसेस होते हैं या सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है उसको बलपूर्वक बदलने का प्रयास किया जाता है, माँ बाप के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, कई बार सामाजिक दबाव में। कारण कुछ भी हो, पर ये बलपूर्वक बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। और सबसे खराब बात इस पूरी प्रक्रिया में ये रहती है कि ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बदलाव करने में कई बार साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है, कई बार दवाओं का सहारा होता है, इवन इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाते हैं। वायलेंस इनके खिलाफ होती है, जिससे जो व्यक्ति है वो मानसिक अवसाद की स्थिति में गुजर जाता है, कई बार डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी, घबराहट, ड्रग्स का आदी हो जाता है और इवन कई बार इतनी प्रताड़ना से गुजरने वाला व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। इसमें थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो बेसिकली जो अभी ये जो गाइडलाइन आई है इसके बैकग्राउंड में मद्रास हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जून 2021 में। जस्टिस N आनंद वेंकटेश द्वारा एक गाइडलाइन दी जाती है पुलिस, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, स्टेट ऑफ मद्रास और केंद्र को भी, साथ में जो मेडिकल काउंसिल है, कि जो ये पूरी कम्युनिटी है इसकी प्रोटेक्शन कैसे करना है ये सुनिश्चित किया जाए। इसी के तहत जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है 25 अगस्त को स्टेट मेडिकल काउंसिल को लिखता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया था उसी के तहत ये नोटिफिकेशन इनलिस्ट किया जा रहा है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है वो गलत है और ऐसे जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्शन 377 को लीगल घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा ये एक काफ़ी सराहनीय कदम सामने आता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो भी
डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं उनको समाज में इक्वलिटी का दर्जा मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि समाज के नज़रिया को बदलने का, और बेसिकली जो टेक्स्ट बुक में बदलाव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आज भी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो लेस्बियन या जो दूसरे जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के जो एक्ट होते हैं उनको बेसिकली मेंटल डिजेनरेट्स के कैटेगरी में दर्शाया गया है। अभी भी उसको सामान्य मानसिकता से परे रखा गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो दूसरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उनमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी होती है। इस बात को समझने की आवश्यकता अब समाज को है। जो टेक्स्ट बुक में है उसमें बदलाव का समय अब आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है जो दूसरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं उनको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। समाज की जो मुख्य धारा है उनमें जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस पर यह आर्टिकल केंद्रित है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात कर रहे हैं पेरिल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप, अर्थात कगार के खतरे। कगार के खतरों को ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। इंडिया विल नीड टू assess the security implication of another ताइवान स्टेट क्राइसिस। भारत को ताइवान जल डमरू मध्य संकट के सुरक्षा निहितार्थों का आकलन करना होगा। इस आर्टिकल में अभी रिसेंटली जो एक चाइनीज ड्रोन को ताइवान मिलिट्री द्वारा गिरा दिया गया है और उससे जो पूरे जल डमरू मध्य जो पूरा ताइवान स्टेट है, अभी जो टेंशन ऑलरेडी चल रहा है नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से वो टेंशन काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें और एस्केलेशन आने की संभावना है। जो ऑलरेडी जो चाइना और ताइवान के संबंधों में इस समय काफ़ी ज़्यादा खटास देखने को मिल रही है। चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को हमेशा अपना पार्ट बता रहा है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब इसमें भारत की बात ये कही जा रही है कि भारत जो पूरी तरीके से अभी न खुल के विरोध कर पा रहा है, ना खुल के सपोर्ट कर पा रहा है, एक तरीके से कगार पे खड़ा होकर पूरे मामले को देख रहा है। तो यदि भारत कगार पर लगातार ही बना रहेगा तो कगार के खतरों से भारत नहीं बच पाएगा। अब इसमें जो आगे ये बात कही जा रही है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो लगातार जो ड्रोन है, मिलिट्री ड्रोन, सिविलियन ड्रोन, उनको इस्तेमाल करके ताइवान के इर्द गिर्द उनको लगातार ताइवान का जो सुरक्षा घेरा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें सिंपली आगे ये बात हो रही है कि जो ऑलरेडी टेंस सिचुएशन है उस पे अब ये रिसेंट जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास है। चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि ताइवान चाइना के प्रयास के इतर कुछ जवाब दे, जिससे चाइना अपनी जो भी ताइवान पे हमले करने का जो उसका प्रयास है उसको वो एक तरीके से उसकी पुष्टि कर सके, उसको लीगलाइज करने का वो दुनिया की नज़रों में प्रयास लगातार कर रहा है। अब ज़्यादातर जो देश हैं वो बेसिकली वन चाइना पॉलिसी जो चाइना की उसका सपोर्ट करते हैं और पूरे चाइना ताइवान का भी जो रिसेंट मामला है उससे खुद को अलग रखने का प्रयासरत कर रहे हैं। हालांकि भारत भी इन्हीं देशों की श्रेणी में शामिल है। पर अब चूंकि ताइवान की जो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सेमीकंडक्टर जो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ताइवान की बात करते हैं तो जो दुनिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक तरीके से ताइवान का मोनोपोली कह सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री पर। और ऐसे में चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में अगर इस इंडस्ट्री को कुछ भी नुकसान होता है तो पूरी दुनिया पर इसके खतरा देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत द्वारा ताइवान के जो लगातार जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम ताइवान से अपने इंगेजमेंट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में भारत जो नई दिल्ली है उसने एक प्रस्ताव भी दिया है कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो ताइवान में होती है उसका एक अल्टरनेटिव भारत में भी स्थापित भारत और ताइवान मिलकर कर दे, जिससे कि यदि कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी ताइवान में आती है तो ये पूरी इंडस्ट्री है इसको बचा के रखा जा सके। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में इस चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा नया मोड़ सामने देखने को मिलता है और भारत
कगार पे कब तक खड़ा रहेगा और कब चाइना और ताइवान के मामले में भारत अपनी जो ग्लोबल लीडरशिप बनने का प्रयास है, जो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारत लगातार प्रयासरत है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री की भूमिका को निभाने का, उसमें चाइना ताइवान की पॉलिसी में देखना दिलचस्प होगा कि भारत उस भूमिका को निभाते हुए कब नजर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली, न्याय प्रदान किया गया लेकिन केवल अपूर्ण रूप से अथवा आंशिक न्याय। इन द तीस्ता Sitalwad case, the lack of clear judicial answers to the top court compelling question are conspicuous. तीस्ता सितलवाड़ मामले में शीर्ष अदालत के सवालों को स्पष्ट न्यायिक जवाबों का अभाव स्पष्ट है। ये पूरा आर्टिकल तीस्ता सितलवाड़ जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी हाल में इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मुहैया कराई गई है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इस आर्टिकल में यह बात कही जा रही है कि जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट जो ये बेंच जस्टिस यू ललित जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, उनके बेंच द्वारा जब ये सुनवाई की जाती है तो कुछ पॉइंट जो सामने अंडरलाइन किए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से कि ये भी बात कही जा रही है कि जो चार्जशीट मामले में जो दायर करना होता है वो 2 महीने के बाद भी सितलवाड़ जी के मामले में नहीं दायर होता है। इसके अलावा एफआईआर तुरंत दायर हो जाती है कब, जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुना देता है, जिसमें जाकिया जाफरी इनके प्ली को जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। इस प्ली में जब गुजरात 2002 के दंगे होते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी समेत अन्य कई जो टॉप लीडर है, टॉप पॉलिटिशियन, उनका नाम आता है। इस पूरे प्ली को जब सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है उसके अगले दिन ही तीस्ता सितलवाड़ जी और अन्य कुछ लोगों पर एफआईआर तुरंत वहां पर दर्ज कर दी जाती है। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्य मुद्दे भी सामने उठाए गए हैं, अन्य प्रश्न उठाए गए हैं कि जो बेल का मामला है गुजरात हाई कोर्ट द्वारा वो काफी लंबे समय से इसको लटका के रख दिया गया, जबकि कोई भी ऐसे कोई ऐसे नियम कानून अथवा कोई ऐसा प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर ऑफेंस नहीं कोर्ट द्वारा दिखाया गया कि आखिर जो बेल को डिनाई किया जा रहा है वो क्यों डिनाई किया जा रहा है, बिना किसी ऐसे पुख्ता एविडेंस। इस सब के अलावा जो बेल है उसको लंबे समय तक डिनाई करके रखा गया है। हालांकि ये बात भी कही जाती है कि जो हमारी जो भी लीगल सिस्टम होता है, जो कानून होता है, उसका क्या काम होता है, हमको कई आर्टिकल में कहा गया है बेल नॉट जेल। ये प्रोविजन करना चाहिए जहां पर जो जेल है उस पर जोर नहीं देके बल्कि बेल को आसानी से मुहैया कराए जाने का प्रयासरत करना चाहिए। इवन बेल एक्ट भी लाने की बात कही गई थी जो कि कई देशों में है, इवन यूके में बेल एक्ट है और प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाता है कि किस तरीके से जो बेल है, जो जमानत है, वो उसको कितना आसान और फ्लेक्सिबल किया जाए। जबकि भारत में अभी भी जो बेल है वो जो भी जज है, जो जुडिशरी, उसके डिस्क्रिशनरी पावर उस पर पूरा तरीके से छोड़ दिया जाता है। कोई प्रॉपर गाइडलाइन अभी भी इस तरीके से जिसका मजबूती से पालन हो सामने देखने को नहीं मिलता। हालांकि डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई सारे मामले सामने हैं, कई डिसीजन सामने हैं जिसमें अलग अलग बेल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की बात अलग अलग मामलों में सामने कही गई है, पर व्यवहार में इसको अभी तक देखना नहीं मिल पाता है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीस्ता सितलवाड़ जी के मामले में कहा जाए तो इन अंतरिम जमानत तो दे दिया गया, पर प्रॉपर बेल की जब बात कही गई तो वो जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अपनी पूरे तरीके से अपने एंड पे मामले को तह पे जाए और प्रॉपर बेल इनको मुहैया कराए। अब बेसिकली आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का रक्षक की तरह हम उसको देखते हैं, इस पूरे मामले पर रेगुलर बेल जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस मामले में रेगुलर बेल इनको देना चाहिए था और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, क्योंकि बेल को लंबे समय तक डिनाई करने का मामले में तीस्ता सितलवाड़ जी का अकेलौता केस नहीं है।
न जाने कितने ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें लगातार बेल को डिनाई किया जाता है, और अगर रेगुलर बेल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको दे दी गई होती तो जो दूसरे भी केस है वहां पर भी ये निर्णय काफ़ी काम आता, और एक जो अपॉर्चुनिटी जो पैदा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से नहीं भुनाया, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। इन सब के अलावा ये भी बात कही जा रही है कि लंबे समय तक, इनडेफिनिट पीरियड तक जो बेल एप्लीकेशन को नहीं देखा जा रहा है, कई जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। ऐसे में अब इनके तीस्ता सितलवार जी के मामले में सोलिसिटर जनरल द्वारा ये बात भी उठाई गई थी कि जब मामला हाई कोर्ट में लंबित है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिए, जबकि आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि यदि हाई कोर्ट लंबे समय तक मामले को जानबूझकर अगर लटका रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब नेक्स्ट ये भी बात कही जा रही है कि जो रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ की बात करके जो केंद्र द्वारा तीस्ता सितलवार जी की गिरफ्तारी होती है, लंबे समय तक इनको जेल में रखा जा रहा है और लगातार ये प्रयास हो रहा है कि बेल को डिनाई कर दिया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर भी इंटरवेंशन करना चाहिए था। अब कुछ और पुराने मामले भी बात कही जा रही है, इसमें बेसिकली तीस्ता सितलवार जी के मामले की बात कही जाए तो एम खानविलकर जी की बेंच द्वारा ये भी बात कही गई थी कि जब इनके ऊपर कई सारे सवाल भी उठाए गए थे कि जब जितने भी मामले हैं, जो सारे फंक्शनरी हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर जो सवाल उठाया जा रहा था, इसके अलावा इनको इस बात का भी दोषी करार दिया गया था कि जो गुजरात दंगे हैं, लगातार उस मामले पर ये जो आग में घी डालने का काम हो रहा है उसको लगातार हवा देने का प्रयास किया जा रहा है, कीपिंग द पॉट बॉइलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे मामले भी जो बेंच द्वारा हैं प्रीवियस उनके द्वारा उठाए गए थे। हालांकि आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो बेल है अगर लंबे समय तक इसको नहीं दिया जाता तो ये खुद में काफ़ी सीरियस इशू हो जाता है। अब कई दूसरे मामले जिसमें फादर स्टैन स्वामी जिनकी मृत्यु जुडिशियल कस्टडी में हो जाती है और बेल इनको नहीं मिल पाता है, इसके अलावा सिद्दीकी कप्पन जी की बात कही जाती है, उमर खालिद का नाम सामने आता है, गौतम नवलखा इनका मामला सामने आता है, इनको रिपीटेडली बेल से डिनाई कर दिया जा रहा है। और अब घुमा फिरा के पूरे आर्टिकल में यही बात कही जा रही है कि जो बेल है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, बेल को जितना हो सके उतना बेल को इजी एंड फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, और जो मोटो होना चाहिए वो बेल नॉट जेल का होना चाहिए। अब और ऐसे में जो रेगुलर बेल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं देना भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा अब ये भी बात हो रही है, जस्टिस वी आर कृष्णन 1977 में इन्होंने जो गुदीकर्णी नरासिम्हलु इन मामले में इन्होंने लिखा था कि जो बेल या जेल का जो इशू होता है बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए, लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका ध्यान देना चाहिए, न्याय का ध्यान देना चाहिए, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए, और इन सबको ध्यान में देते हुए बेल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें यह भी बात है कि जो बेल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो कि दंडात्मक बेल का ऑब्जेक्टिव है या निषेधात्मक बेल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बल्कि जो ज़मानत है उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी अभियुक्त हैं उनके अपीयरेंस को सुनिश्चित किया जाए, सिक्योर किया जाए। इसके अलावा जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसने भी कई मामले में जो आर्बिट्रेरी जो अरेस्ट हो जाते हैं पुलिस द्वारा, जो डिटेंशन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसके बाद जब मामला कोर्ट में जाता है तो बेल का लगातार डिनाई कर दिया जाता है। अब सब में जो राज्य है, जो कार्यपालिका है, उसके द्वारा शक्तियों का कई बार दुरुपयोग ऐसा भी सामने देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में जो कार्यपालिका जो केंद्र में जो शक्ति रहती है, कई बार ऐसा होता है विचारधारा के टकराव में भी ऐसे कई मामले सामने देखने को भी मिलते हैं, जब जो व्यक्ति होता है उसको अरेस्ट करके डिटेंशन उसका कर लिया जाता है, बेल से कई बार जो
स्टेट हाई कोर्ट होते हैं उनको रिपीटेडली डिनाई कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा लोकतंत्र का जो मूल है उसके खिलाफ ये जाता है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेट होता है, पुलिस या जो राज्य होता है वो, और जो लोकतंत्र है वो एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में सामने आते हैं। और भारत में लोकतंत्र की मजबूती का प्रयास यदि करना होगा तो जो पुलिस या राज्य है उसके तत्व से दूर हमको रखना होगा और लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करते हुए बेल को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और आसान बनाना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की अब जब बात करते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस, भारत और ऑस्ट्रेलिया विचलन से अभिसरण तक। The fifth round of the bilateral track 1.5 dialogue will set the pace for Canberra's deepening relation with New Delhi. द्विपक्षीय ट्रैक 1.5 1.5 वार्ता का पांचवा दौर नई दिल्ली के साथ कैनबरा के गहरे संबंधों की गति निर्धारित करेगा। ये इस पूरे आर्टिकल में भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके संबंधों को डिस्कस किया गया, किस तरीके से जब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो दोनों ही देशों के बीच में संबंध बहुत खास है अथवा गहरे नहीं नज़र आते हैं। कई मामलों में हम एक दूसरे के विरोधी भी नज़र आते हैं। अब ऐसे में अभी जो लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा मधुर मजबूत किया जाए, जो कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कई मामलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया अब एक ही पन्नों पर नज़र आते हैं। अब इसमें यह भी आर्टिकल में आगे बात कही जा रही है कि जब हम लगातार जब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं उसमें जब कोल्ड वॉर शीत युद्ध का दौर था, भारत ऑट्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हम अपना रहे थे, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी चल रहा था। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया जो भारत को लगातार यूरेनियम देने के खिलाफत कर रहा था, ऐसे में दोनों देशों के संबंध में मधुरता नहीं दिख रही थी। पर अभी आज के समय की जब बात करते हैं तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ ही देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े नज़र आते हैं, एक दूसरे के प्रति गहरे मूल्यों में समानता देखने को मिलती है जितनी अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिलती है। दोनों ही देशों की बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉलिसी के अलावा मल्टीकल्चरल है, इसके अलावा दोनों ही देशों में फेडरल डेमोक्रेसी है। कई मामलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की हिमायत करते हुए भी नज़र आते हैं, जो कि ज़रूरी भी है कि एक जो बड़ी पावर है वो बेसिकली उसकी मोनोपोली ना हो। यहाँ पर चीन की इनडायरेक्टली बात कही जा रही है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, जो स्किल्ड माइग्रेंट है उसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की आकर बनती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के साथ संबंध मधुर हो, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑस्ट्रेलिया आज के समय में बन चुका है। अब इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड जो एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, ये कितना बेहतर तरीके से आगे हो पाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन सब के अलावा आज का जो समय है, जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की बात करें उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी बन चुकी है। लगभग जो शीत युद्ध का दौर था उसमें भी बहुत तरीके से प्रेडिक्टेबल समय चल रहा था, बट आज का जो समय है यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि आने वाला भविष्य किस तरह होगा, ऊँट किस अपना करवट वो लेगा, किस तरीके से समय किसकी झोली में जाकर क्या चीज़ गिराएगा, क्या संकट सामने खड़ा हो जाएगा। अब ऐसे में अंतोगत्वा हमको क्या ध्यान देना चाहिए, दोनों देशों की जब बात कर रहे हैं तो लोगों से लोगों का जो कनेक्शन होना है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो लीडरशिप जो संवाद करने को लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसको कितना एक जो फर्टाइल भूमि है तैयार किया जाए। अब ये भी आगे डिस्कस किया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग ईगर हैं कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया साइबर सिक्योरिटी से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब डीकार्बनाइजेशन की बात आती है उसमें दोनों ही देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस सब के अलावा जो क्रिटिकल मिनरल की बात करते हैं उसमें भी
ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए आज के जो स्किल गैप का संकट जो खड़ा हो गया है, उसमें किस तरीके से जो भारत में हाईली स्किल्ड जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है। बेसिकली विन विन सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए होगा। अगर दोनों देशों और ज़्यादा नज़दीक आते हैं, भारत की बात करते हैं तो 49 जो मिनरल आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी भारत है, उसमें जो 49 मिनरल हमने आइडेंटिफाई किया, उनमें से जो 21 मिनरल है उसका काफ़ी बड़ा भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास मिलता है। इन सब के अलावा अब आज के समय में ऑस्ट्रेलिया अपने जो अल्टरनेटिव मार्केट की तलाश कर रहा है, चाइना से वो डाइवर्सिफाई कर सके सप्लाई चेन को, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत और भारत के लिए जो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी है उसमें उसके तहत ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सब के अलावा कार्बन रिडक्शन प्रोग्राम में दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अब जो ये 1.5 जो डायलॉग हो रहा है बायलैटरल, ये बेसिकली 2019 के बाद अब जाकर हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने चीज़ों को पॉज बटन सब चीज़ों पर लगा दिया गया था। अब बेसिकली इसमें बात हो रही है कि इस फ्रेमवर्क में रीजनल सिक्योरिटी को डिस्कस करना होगा। इसके अलावा बिजनेस कॉमर्स अपॉर्चुनिटी की बातें होंगी, पीपल टू पीपल किस तरीके से पार्टनरशिप एंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके उस पर बातें होंगी, बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन पर बात होगी। एक तरफ भारत जो ये इस समय 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अभी इसके अलावा हम अभी रिसेंट में 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी बनकर उभर गए हैं। हमने यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस करके इंडिया 5th पोजीशन पर आ चुका है। तो बेसिकली अभी जो ये मीटिंग होने वाली है उसके जस्ट पहले ये जो अचीवमेंट भारत ने हासिल किया है ये भी काफ़ी सेलिब्रेटेड है। और ऐसे में अब जो भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोनों देशों के हित में होगा कि किस तरीके से एक दूसरे के आवश्यकताओं को समझें और आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के हितों में खड़े हुए नजर आएं। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।